कभी कभी इतिहास बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी हलचल चल रही होती है जिसकी आहट सिर्फ वही सुन पाता है जो समय की चाल को समझता है। तो सिंध जो अभी पाकिस्तान में है और कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, क्यों सिंध भारत और पाकिस्तान के बीच में आने वाले समय में एक मुख्य केंद्र बनने वाला है और क्या भारत सिंध को वापस ला पाएगा? अब ये सवाल हवा में नहीं उठ रहे, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स से पिछले कुछ समय में जो बयान आ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए चिंता तो जरूर बढ़ा रहे होंगे और पाकिस्तान से आई प्रतिक्रिया इसका संकेत भी दे रही है। तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले बोला था कि कराची का रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है और इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। उसमें समझाया कि क्यों सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से एक बयान दिया है कि बॉर्डर्स तो टेम्परेरी हैं, क्या पता सिंध फिर से भारत में मर्ज हो जाए। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। इसके साथ ही हमारे वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने भी बोला है कि पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीता था, लेकिन पाकिस्तान मान जाएगा अगर हम उसकी जमीन को कैप्चर कर लें। मतलब भारत अब पूरी तरह तैयार है ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए। हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफोवॉर में भी होगी, पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। अब इसके विरोध में पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आती है तो वह कहता है कि ये एक हिंदुत्व की एक्सपेंशनिस्ट मानसिकता को दर्शाता है। अगर ये एक्सपेंशनिस्ट मानसिकता है तो जो पाकिस्तान ने पीओके पर किया है वो क्या है? खैर, अभी तो केवल बयान आए हैं, अब जब ये वास्तविकता में होगा तो परिस्थितियां कितनी भीषण हो सकती हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो सिंध की धरती जो मोहनजोदड़ो वैदिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है, सदियों से यहाँ अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन काल में सिंध पहले मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और 1936 में राजनीतिक और प्रशासनिक कारण की वजह से सिंध को अलग प्रांत का दर्जा मिला और फिर शुरुआत हुई सिंध में राजनीतिक गतिविधियों। मतलब अब सिंध में लोकल नेताओं और दलों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव शुरू हो चुका था। उस समय सिंध के अधिकांश क्षेत्रों में मुस्लिम संख्या अधिक थी, जबकि हैदराबाद के आसपास हिंदू आबादी की हिस्सेदारी थी, क्योंकि सिंध में एक प्रभावशाली मुस्लिम नेतृत्व था और उन्होंने मुस्लिम लीग के भारत विभाजन का समर्थन किया। इन्हीं नेताओं ने यह तय करने में बड़ा रोल निभाया कि सिंध और मुस्लिम समुदाय किस दिशा में झुकेगा। पार्टीशन के दौरान सिंध को पूरा पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया और इसी वजह से उस समय सिंध में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और जो सिंधी हिंदू थे उनको डर, असुरक्षा, फ्यूचर और अनिश्चितता के कारण भारत की ओर आना पड़ा। मतलब सवाल ये भी उठता है कि उस समय भारतीय लीडरशिप ने पूरे सिंध, जहां से भारतीय सभ्यता के मूल की शुरुआत मानी जाती है, उसको पाकिस्तान में जाने दिया, जबकि आज भी पाकिस्तान सिंध के अतीत को अपनाने से घबराता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के इतिहास में मोहम्मद अयूब खान के बाद आसिम मुनीर वह दूसरा व्यक्ति है जिसने खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना लिया है। तो अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं और उसको वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 1958 में मोहम्मद अयूब खान पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देता है और पूरा पाकिस्तान सेना के अधीन हो जाता है। और जब 1962 में भारत चीन से युद्ध हार जाता है तो पाकिस्तानी सेना में एक विश्वास जागता है कि वो भी भारत को हरा सकती है और 1965 की गर्मियों में पाकिस्तान एक सीक्रेट योजना तैयार करता है। उसके बाद अगस्त 1965 में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी कमांडो और वहां के सैनिक सेनानी बनकर कश्मीर घाटी में घुस जाते हैं ताकि भारत में आंतरिक विद्रोह पैदा हो सके और वह कश्मीर पर कब्जा कर सके। जब भारत पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन के बाद यह साफ होता है कि यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था बल्कि पाकिस्तानी सेना का एक ऑपरेशन था, तो उसके बाद भारत अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू करता है और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाकर जब पाकिस्तान को इतना भीषण जवाब दिया जाता है जिससे शुरुआत होती है युद्ध की। अब लेकिन यूएसएसआर और अमेरिका के इंटरवेंशन से
सीज फायर हो जाता है और ताशकंद समझौते के बाद दोनों देश अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तानी जनता को गुमराह किया जाता है और बताया जाता है कि पाकिस्तान जीत रहा है, कश्मीर बस मिलने ही वाला है। लेकिन ताशकंद समझौते के बाद जब पाकिस्तान में पब्लिक विरोध करती है तो 1969 में अयूब खान को सत्ता छोड़नी पड़ती है। अब सवाल ये है कि क्या आसिम मुनीर भी अयूब खान के नक्शे कदम पर चल रहा है? अब वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लंबे समय से विद्रोह जारी है, जहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान का कभी कोई एरिया कैप्चर कर लेती है और कभी कोई, और लगभग रोज घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इसके साथ ही वहां के खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान आतंकवादी संगठन समय समय पर हमले करता रहता है। और अब बात करें सिंध प्रांत की, तो वह भी वहां के पंजाब प्रांत से आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, बजट और पानी इन सब को लेकर भेदभाव सहता रहा है। और यहीं पर पाकिस्तान में हिंदुओं पर हिंसा, धर्म परिवर्तन, इनसिक्योरिटी जैसी घटनाएं होती रही हैं। ऐसे में जहां पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह चल रहा है, आसिम मुनीर के लिए आसान होगा अपने लोगों का ध्यान भारत की तरफ भटकाना। और जिस तरह अय्यूब के समय पाकिस्तान को विश्वास था कि भारतीय सेना कमजोर है, इस समय आसिम मुनीर को विश्वास है कि भारत के साथ छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट हुई या युद्ध हुआ तो अमेरिका उसको बचा लेगा, क्योंकि भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में आतंकवाद का बोझ भारत पर अब बहुत गंभीर असर कर रहा है।